हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 545 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले एमडी रेडी मोहित गेमिंग एंड आई एम एएमवी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ज़ूफ एंड सिल्वर डीमंस मेंबरशिप। चलिए अब आगे का एपिसोड शुरू करते हैं। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेन और उसकी पूरी टीम के एंट्री को दिखाया जाता है, यहाँ पे कि वो सभी लोग अपनी अपनी पावर लेवल के हिसाब से आगे आगे चल रहे होते हैं। और अब ज्यादातर लोग ब्रेक थ्रू करके इथेरियल स्टेज तक भी पहुंच चुके हैं। तभी उन सभी लोगों के सामने एकदम खतरनाक एंट्री में हमारा ज़ूफेंग स्माइल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो अब इधर ज़ूफेन के वहाँ पे आ जाने के बाद में तो करने वाली की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। तो ज़ूफेन को वहाँ पे देख करके खुश होते हुए ज़ूफेन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ज़ूफेन तुमने तो यार सच मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा लिया, अगर ये क्या तुमने यहाँ पे आकर के तो मुझे एक सबसे बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। तो सच मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज हूँ मेरे भाई, सच मुझ में आई लव यू मेरी जान। तक कहकर के वो ज़ूफेन को गले लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी ज़ूफेन को ये चीज काफी ज्यादा घिनौनी लगती है। इसलिए वो वेनेवलियान को रोकते हुए कहता है कि ये क्या साला हर एक मोटे लोगों को क्या गले लगने की ये आदत होती है। मगर इधर ज़ूफेन की हरकत से वेनेवलियान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो अपने मन में कहते हैं कि अगर मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी को चमत्कार करते हुए देखा है तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता ज़ूफेन ही है। तो इधर वेनेवल गुई और दूसरे एल्डर भी खुश होते हुए अपने मन में कहते हैं, सचमुच ज़ीवोये ने अपने सेक्ट में जिंदगी का सबसे ज्यादा बेस्ट डिसाइपल लेकर के आया है। ज़ूफेन जैसा टैलेंटेड इंसान ना कभी था और ना शायद कभी होगा। तो इधर दूसरी ओर बीस्ट टीमिंग सेक्ट के उन मास्टर और डिसाइपल का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। ज़ूफेन और उसकी सारी टीम को देख करके वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। उन लोगों ने आखिर इतनी जल्दी इथेरियल स्टेज पर ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। साइड में फेरी सुई भी ज़ूफेन और उसकी सारी टीम और वेनेवलियान को देख रही होती है और फिर वो ज़ूफेन को सारे टीम मेंबर्स को याद करते हुए कहती है कि क्या ये सभी लोग वो अड़ियल लोग नहीं है जो कि यहाँ पर चलते हुए आ रहे थे, मगर लेकिन जब वो लोग हमारे साथ चलते हुए आ रहे थे तब तो वो लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो फिर आखिर वो लोग ऐसे सडनली इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा टेरिफाइंग कैसे हो गए। तो फेरी सुई की ये बात सुन किंगचन उससे कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, ऐसी तुच्छ और छोटी मोटी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही उन्हें अपने विरोधी के रूप में देखना होगा। फिर फेरी सुई भी थोड़ा हेजिटेट और हल्की से स्माइल करते हुए कहती हैं कि किंगचन आखिर तुम इतनी ज्यादा काम और शांत कैसे हो सकती हो, और क्या तुम नहीं देख पा रही हो कि उसकी टीम में ज्यादातर मोस्टली इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। तभी अचानक से किंगचन की बातें सुनकर के उसे कुछ समझ में आता है और फिर वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए किंगचन से कहती हैं, एक मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ये सारे के सारे चेंजेस सिर्फ और सिर्फ सर ज़ूफेन की वजह से ही आए हैं, मगर लेकिन आखिर उसने ये सब कैसे किया होगा। तो सिस्टर जो हल्की से स्माइल करते हुए कहती हैं कि मुझे नहीं पता। फिर वो अपनी प्यारी सी कातिलाना नजरों से ज़ूफेन की ओर ही देखने लगती हैं, जहाँ पे कि ज़ूफेन अभी भी वेनेवलियान से ही बात कर रहा होता है। वेनेवलियान ज़ूफेन से कहते हैं कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास किया है और मैं जो कुछ भी जानता था वो सब कुछ सिर्फ ये था कि तुम एक मिरेकलर मैन हो, इसके के लिए कोई भी मेडिकल करना चुटकियों का काम है। अब इधर वेनेवलियान से ये सारी बातें करते हुए ज़ूफेन की नजरें फिर साइड पर पड़ती हैं। अब उसकी साइड पर उसका जिगर का छल्ला सिस्टर चूचू होती है। इसकी झलक देख करके तो भाई ज़ूफेन का प्यार बाहर निकलने से रुक ही नहीं पाता, इसलिए वो हल्की से स्माइल करता है। इधर किंगचन भी ज़ूफेन को देखते हुए वही अपनी कातिलाना नजरों से प्यारी सी स्माइल करती हैं। उसी वक्त उनकी साइड पर उन दोनों लोगों को इस तरीके से प्यार से एक दूसरे को देखते हुए देख करके फेरिस भी तो काफी ज्यादा शौक होते हुए अपने मन में कहती है कि सर ज़ूफेंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, बल्कि जिन सभी इनक्रेडिबल चीजों के बारे में हम अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते, उन सभी चीजों को हकीकत में लाने वाले एक कैपेबल व्यक्ति है। और सचमुच ये एक ट्रू मॉन्स्टर की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। तो ज़ूफेन की टीम को देखकर रेफरी एल्डर भी काफी ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं ये क्या, आखिर इस बार ये डीमन स्कैमिंग सेक्ट किस तरीके की चीज खेल रहा है, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर एंटर हुए थे तब तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ रेड स्टेज पर ही थे, तो फिर आखिर इन लोगों में से 6 लोगों ने डायरेक्टली अपनी स्टेज को स्किप करके इथेरियल स्टेज पर कैसे पहुंचा है। व्हाट द हेल, आखिर ये लोग सिर्फ इन 3 दिनों में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर
कैसे बन गए। तो रेफरी एल्डर को उस एल्डर की बात याद आती है जो कि गेट पे खड़ा था और वो उन्हें बता के गया था कि ज़ॉम्बी पिल के बारे में। तो ज़ॉम्बी पिल के बारे में याद करके रेफरी को भी सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर वो ज़ूफेन की टीम को घूरते हुए अपने मन में कहता है कि इन लोगों ने अपने डिसाइपल्स को इस खतरनाक फिजिक को पाने में ट्रेन करने के लिए ज़ॉम्बी पिल का इस्तेमाल किया। सचमुच ये लोग तो यहाँ पे वाकई में एक रियल एक्सपर्ट हैं। और अब इस बार की डबल ड्रैगन गैदरिंग को देख करके लग रहा है कि फिर से पल्ला पलटने वाला है और अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट की कोई ना कोई जगह तो यहाँ पर है। तो इतना सोचने के बाद फिर वो एल्डर कहते हैं कि ऑलराइट तो ठीक है। फिर अब जब डीमन स्कैमिंग सेक्ट भी आ चुका है तो अब डीमन स्कैमिंग सेक्ट और बीस्ट टीमिंग सेक्ट की इस फाइट को शुरू किया जाए। इसलिए प्लीज दोनों सेक्ट अपने अपने डिसाइपल्स को इन राउंड्स के लिए आगे लाइए। तो ये सब कहते हुए जब वो एल्डर बीस्ट टीमिंग सेक्ट के उन लोगों की ओर देखते हैं तो वो लोग तो काफी ज्यादा डर के मारे कांप रहे होते हैं और वो जो बीस्ट टीमिंग सेक्ट का डिसाइपल जो ज्यादा ही कुछ बोल रहा था तो जोरों से कांपते हुए अपने साइड पे खड़े मास्टर से कहता है कि मास्टर ये तो क्लियरली एक चीटिंग है और हमने तो क्लियरली अपनी आंखों से इन लोगों को देखा था। वो लोग तब बिल्कुल ही क्रिपल थे। तो फिर आखिर सिर्फ 3 दिनों में ये लोग इस तरीके के मॉन्स्टर कैसे बन गए। उन लोगों ने जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की है। तो क्या मास्टर हमें अब अपनी हार मान लेनी चाहिए। तो अब उसका मास्टर चिल्लाते हुए कहता है कि बकवास बंद करो, यहाँ पे आगे हर एक जो कोई भी राउंड होगा तो अब डबल ड्रैगन गैदरिंग वाले ये सारे लोग इन सभी राउंडों को एवेल्यूट करेंगे और इस सारे एवेल्यूशन को एक साथ मिला करके फाइनल प्लेस के बारे में डिटरमाइन किया जाएगा। इसलिए अगर हम लोग बिना कुछ किए इन राउंडों से पीछे हट लेते हैं तो फिर हमारे लिए इवेल्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो तब उसका चेला फिर घबराते हुए कहता है कि मगर मास्टर अगर हम लोग इन लोगों से फाइट भी करते हैं तो फिर भी बात तो वही रहेगी, हमारे हाथ में फिर भी कुछ नहीं रहेगा क्योंकि जरा उन लोगों की ओर एक बार देखो तो सही, वो लोग हमारी चटनी बना देंगे। तो उसका मास्टर कहता है कि तुम्हें अभी ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों के बीच की फाइट लॉटरी नंबर के हिसाब से कराई जाएगी और जरा देखो उन लोगों में से 6 लोग ही तो इथेरियल स्टेज पर हैं जबकि 4 तो उनमें से काफी ज्यादा कमजोर हैं। तो इसलिए अब हम लोग जो कुछ कर सकते हैं तो वो सिर्फ इतना ही है कि हम लोग अपने बेहतर लक के लिए प्रे कर सकते हैं। तो अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद उसका चेला कहता है कि मास्टर आपकी बातें कुछ तो सेंस कर रही है और अगर जब तक हम जितने ज्यादा लकी रहेंगे हम तब तक कुछ पॉइंट्स तो पा ही पाएंगे। और जरा देखो उस लड़की की ओर, वो अभी भी 3rd लेयर का रेडन स्टेज पर है, इसलिए अगर हमारी उससे फाइट होती है तो हम जरूरी कुछ ना कुछ पॉइंट तो पा ही लेंगे जो कि हमारे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अपने चेले की ये बात सुन करके उसका मास्टर गुस्से में उसके चांद पर एक टपली मारते हुए कहता है कि डैम कायर कहीं के वहाँ पे 4 रेडन स्टेज के लोग हैं और फिर भी तो उनमें से सबसे कमजोर को लड़ने के लिए पिक कर रहा है और प्लीज जरा तू अपनी ओर तो देख, तू भी एक रेडन स्टेज का कल्टिवेटर है, इसलिए कम से कम उनमें से एक 6 लेयर के रेडन स्टेज कल्टिवेटर को पकड़ और बाकी के कमजोरों को फाइट लड़ने के लिए अपने जूनियर के लिए छोड़। इससे हम कम से कम 2-3 राउंडों को तो जीत ही पाएंगे और अपने सेक्ट के लिए कुछ पॉइंट्स कमा पाएंगे, जबकि तू यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है। इधर तभी हमें ज़ूफेन की ओर भी दिखाया जाता है जो कि उन लोगों के आगे खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर मेरे कान में इस तरीके की खुजली क्यों हो रही है, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी इधर हमें उन रेफरी एल्डर की ओर दिखाया जाता है, उस लॉटरी बॉक्स की ओर इशारा करते हुए सभी लोगों से कहते हैं कि तो अब ठीक है, फिर दोनों की दोनों टीम्स अब आगे बढ़े और अपने भाग्य का फैसला करने के लिए इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारे पास 2 बॉक्सेस हैं जिनके के अंदर 10-10 नंबर है। हर एक टीम को अपने अपने बॉक्सेस में से एक नंबर को निकालना है और जिस टीम के प्लेयर के पास में सेम नंबर आएगा वो सेम नंबर वाले लोग ही एक दूसरे से फाइट लड़ेंगे। बाकी रही बात फाइटिंग की तो वो नंबर्स के ऑर्डर्स के हिसाब से ही होगी। अब एल्डर के इतना कहने के साथ ही हमें ज़ूफेन की टीम की ओर दिखाया जाता है। तो सबसे पहले नंबर को चॉइस करने के लिए ज़ूफेन उस बॉक्स में अपना हाथ डालता है, फिर ज़ूफेन उसके अंदर से एक स्टिक निकालता है जिसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता है। देख करके वो रेफरी एल्डर सभी लोगों को बताते हैं डीमन स्कैमिंग सेक्ट की टीम के लीडर ज़ूफेन ने पिक किया है नंबर 10। ज़ूफेन के नंबर के बारे में जानने के बाद तो यानमो भी हंसते हुए कहता है ओह तो इस लड़के का नंबर 10 है, मगर आखिर वो कौन सा गरीब और लाचार होगा जिसकी की फाइट इस फ्रिकिंग बीस्ट के साथ होने वाली है। तो यानमो की ये बात सुन उसकी फीमेल साथी यूमी भी हंसते हुए कहती है सीनियर ब्रदर यानमो आखिर ये सब ऐसा कैसे हो रहा है, आप तो कभी भी अपने एलाइट एरिया के डिसाइबल्स को भी लड़ते हुए नहीं देखते हैं, फिर आखिर यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि आपको यहाँ पर इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रही है जो कि आप लोअर 3 सेक्टरों के इन राउंड्सों की फाइट को देखने के लिए यहाँ पे आ गए। तो अब तो वहाँ पर यूमी को देखने के बाद में ओह यूमी मुझे लगा था कि तुम भी एल्डर और बाकी सभी लोगों के साथ में वापस चले गए। लोअर 3 सेक्टर तो सच में एक छोटे से कीड़े मकोड़ों की तरह ही है, पर इनमें यहाँ पे एक आदमी है जो कि यहाँ पे मेरी ये सारी अटेंशन को डिजर्व करता है। यानमो के इतने सीरियस लुक को देख करके मैं भी सीरियस होते हुए अपने मन में कहती है कि एक इतना ज्यादा पावरफुल यानमो भी एक इस तरीके के सीरियस लुक को दे रहा है, तो इसका मतलब क्या ऐसा है कि उनमें से कोई ऐसा हो जिसको कि सीनियर ब्रदर यानमो पहले से पहचानता
हो। तो सोचते हुए फिर यूमी जुफेंग की ओर देखती है और यानमो से पूछती है कि क्या वो वही थर्ड लेयर का रेडियंस स्टेज एक्सपर्ट है। तो यानमो कहता है कि हाँ, वही थर्ड लेयर रेडियंस स्टेज एक्सपर्ट। वो घटिया कमीना झूठा आदमी, वो कुछ भी हो सकता है और उसके कल्टीवेशन लेवल को देख करके लोग उसे कमजोर समझ सकते हैं, लेकिन उसकी शक्तियों को करीब से देखने के बाद पता चलता है कि वो उन भेड़ बकरियों के झुंड में एक भेड़ के रूप में भेड़िया है, भेड़िया। और जब मैं पिछली बार उससे मिला था तब मैं ऑलमोस्ट। तो तभी यानमो को टोकते हुए यूमी पूछते हैं कि ऑलमोस्ट आखिर क्या ऑलमोस्ट, और सीनियर ब्रदर आखिर लास्ट टाइम ऐसा क्या हुआ था। तो यानमो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम्हें उस बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारा उस चीज से कोई लेना देना है। यूमी से ये सब कहते हुए फिर यानमो अपनी नजरें चुराते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर मैं कैसे सभी लोगों को ये बता सकता हूँ कि मैं एक थर्ड लेयर के रेडियंट स्टेज के बच्चे से ऑलमोस्ट मरता मरता बचा हूँ। तो यूमी भी यानमो के इस तरीके के फेस को देखने के बाद में जुफेन को देखते हुए उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होते हुए अपने मन में कहती है कि इस बच्चे को देखते हुए सीनियर ब्रदर यानमो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके हैं। आखिर ये कौन हो सकता है जो कि सीनियर ब्रदर को भी इतना ज्यादा गुस्सा दिला सकता है, फिर भी इस तरीके से सभी के सामने जिंदा खड़ा है। फिर तो सचमुच ये बच्चा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। भाई कच्चा फाड़ दिया उसने यानमो का, तू जिंदा होने की बात कर रही है। तो गाइज अब यूमी के इतना कहने के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और अब इसके आगे स्टोरी आप लोगों को इसके अगले एपिसोड में जानने को मिलेगी। इसलिए आप फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आप लोगों को हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और चैनल पर नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसके बाद मिलते हैं हम किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।